स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान में। कई बच्चों की डिमांड थी कि सामाजिक विज्ञान का भी वीडियो बनाया जाए, तो मैंने उनकी डिमांड के आधार पर ही सामाजिक विज्ञान का वीडियो बनाया हुआ है। हालांकि ये हमारे सारे टॉपिक होंगे इसके अंतर्गत। नागरिक शास्त्र भी होगा, और जो इसमें आता है भूगोल होता है, भूगोल भी होगा, और इतिहास भी होगा। स्टार्टिंग हम लोग इतिहास से कर रहे हैं, चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। 2 ही 3 पार्ट हैं, जल्दी खत्म कर दें कोर्स को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। टॉपिक का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसको देखो, स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं। प्रश्न हमारा पहला कह रहा है कि नेपोलियन कौन था। सबसे पहले इसकी कहानी समझिएगा, ठीक है। उसके सुधार क्या क्या थे, उसके सुधारों को क्या प्रभाव पड़ा। तो नेपोलियन, जब भी कोई निरंकुश शासक आ जाता है, जैसे कभी भी कोई भी इतिहास का सिस्टम रहा है शुरू से आखिरी तक, कि जैसे औरंगजेब था, निरंकुश शासक था। जब कोई भी इस टाइप का अगर शासक आ जाता है, तो कोई न कोई एक ऐसा बागी उत्पन्न होता है जो उस शासन को समाप्त करता है, और उसके शासन को समाप्त करने के बाद फिर एक धर्म की स्थापना करता है। जैसे हम लोग महाभारत की बात करते हैं कि महाभारत में क्या हुआ कि जब दुर्योधन अत्यंत अत्याचार पे उतर आया, पूर्ण रूप से बेईमानी पे उतर आया, तो क्या हुआ कि उसका विनाश करने के लिए कौन उत्पन्न हुआ? अर्जुन उत्पन्न हुए, और अर्जुन को सपोर्ट किसने किया? श्री कृष्ण ने किया। तो ठीक ऐसे ही जब इसने देखा कि फ्रांस जो था, फ्रांस में बहुत अधिक जो है तानाशाही चल रही थी, बहुत अधिक क्रूरता चल रही थी, सैनिकों को परेशान किया जा रहा था, समय से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था, बाजारखोरी चल रही थी। बाजारखोरी जानते क्या? मुनाफाखोरी जिसे कहते हैं। कि पता चलता था कि मार्केट में जब वस्तु पहुंचती थी तो उससे पहले उसको बीचौलिया लोग जो है कवर कर लेते थे, और जो 80 रुपए की वस्तु होती थी वो 150 में बेचते थे। इसे बाजारखोरी, घूसखोरी होती है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। कोई भी बैंक नहीं था कि पैसा लोग अपना सुरक्षित कहाँ रखे। घरों में पैसा होता था, चोरी हो जाती थी। तो सब लोग हर तरीके से जब पीड़ित आ गए, तब पीड़ित हो गए, तब नेपोलियन आया। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, उसने पहले तो बहुत सारे जो है स्ट्राइक किए, क्योंकि हड़ताल तो करना जायज़ सी बात है। जेल भी गया, परेशान भी किया गया, बहुत ज़्यादा टार्चर किया गया, लेकिन अंततः इसने विजय पाई। और फिर इसने शासन किया कब से कब तक? इसने जो था 1804 से लेकर के 1815 तक शासन किया। तो नेपोलियन कौन था देखना जरा। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैनिक भी था। इसको आप क्या बोलेंगे? फ्रांसीसी सैनिक। सेना में ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो राजा के अत्याचारों से पीड़ित हो गया, और जो है एक उग्रवादी बन गया। और उग्रवादी बन के उसने क्या किया कि उस राजा के शासन को खत्म कर दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। तो क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैनिक थे, राजनीतिज्ञ भी था। भाई राजनीतिज्ञ होगा ही तभी तो राजनीति में इंटरेस्ट दिखाएगा। दूसरी बात, फ्रांस का सम्राट भी बना है। क्या बना? फ्रांस का राजा बना। इसने क्या किया? इसने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनी सैन्य प्रतिभा से प्रसिद्धि प्राप्त की। फ्रांसीसी जब क्रांति हुई तो वहां पे सैनिक एक बहुत बड़े सेनापति के रूप में उभर के आया। इसके पीछे हजारों लोग थे, और उन्हीं के साथ साथ इसने जो प्रतिभा हासिल की थी। 1804 से 1815 तक सम्राट के रूप में इसने शासन किया। नेपोलियन, इसका जन्म जो था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ है। 15 अगस्त 1769 में। और 1869 किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का। ये चीज ध्यान रखिएगा, गांधी के जी का जन्म, इसको गांधी जी मान लीजिए आप, ठीक है। कैसे वजह? नेपोलियन बोनापार्ट सच एज गांधी जी, क्योंकि गांधी जी की तरह ही इसने विकारे किए थे। बहुत सारे जो है क्रूरता भी दिखाई, और इसने जो है अंत में जो है धर्म की विजय होती है इसके द्वारा। तो यही यहाँ पे होता है कि 1869 गांधी जी का जन्म हुआ था, और 1769 नेपोलियन बोनापार्ट। आप जो इसको याद रखेंगे जन्मतिथि, कैसे याद रखेंगे? गांधी जी से 100 साल पहले जन्म हुआ था इसका, ठीक है। और 1804 से 1815 तक इसने शासन किया था फ्रांस में, ठीक है। एक सैनिक था, राजनीतिज्ञ भी था, और फ्रांस का सम्राट भी रहा है, ठीक है। तो इसके जन्म जो था 1769 ईस्वी में हुआ है, कोर्सिका की अजासियों में। कोर्सिका के अजासियों, स्थान याद रहे तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, ठीक है। 1769 ईस्वी में हुआ। अजासियों लिख देना खाली, अजासियों में 1769 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। कोर्सिका से कोर्सिका याद रहेगा। फिर इसके सुधारों से क्या क्या लाभ हुआ? तो सबसे पहले शासन संबंधी इसने कहा कि नहीं, सबसे पहले अगर हमें शासन करना है तो हमें इसको मजबूत कराना पड़ेगा, हमें केंद्रीकृत शासन बनाना पड़ेगा। कि पता चले कि आप दिल्ली के अंदर, अभी इस वक्त क्या है, केंद्रीकृत शासन क्या होता है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश कहे जाते हैं। तो हमारे पूरे भारत में राज्य कितने? 28 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश 7 होते हैं, लेकिन मेन जो राज्य है उनका केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु हमारा न्यू दिल्ली है। नई दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे, वहीं से सारे सूचनाएं पारित करेंगे। तो ये केंद्रीकृत हो गया, ठीक है। तो इसने भी यही किया कि शुरुआत में ही इसने मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जिससे वित्तीय संगठन। अब भाई जब केंद्र से जब शासन को आपको चलाना है तो आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, और धन आवश्यकता है तो इसका मतलब आपको वित्तीय प्रशासन बनाना पड़ेगा। न्यायिक प्रणाली,
कुछ न्यायिक प्रशासन जैसे इस वक्त जज होते हैं, वित्तीय प्रशासन में वित्त मंत्री वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वित्तीय प्रशासन, न्यायिक प्रणाली और उसके बाद कुशल नौकरशाही, और जो अच्छे नौकरशाही जो थे राजघरानों में, जो अच्छे नौकर होते थे, जो एक वफादार नौकर होते थे, उन कुशल नौकरशाही की स्थापना की इसने मेन चीज जब भी शासन का सुधार किया तो सबसे पहले केंद्रीकृत शासन बनाया, उसके बाद वित्तीय संगठन पर ध्यान दिया और फिर न्यायिक प्रणाली और कुशल नौकरशाही पे ध्यान दिया, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि नेपोलियन के शासनकाल में फ्रांस को एक आधुनिक राष्ट्र बनाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक फ्रांस जो था एक मैला कुचैला था। मैला कुचैला का मतलब बहुत ही पीड़ित फ्रांस था, लेकिन आज उसने क्या किया, उसने कहा नहीं, हमें इनके कष्ट हरने हैं, और इसीलिए उसने क्या किया, फ्रांस को कहा आधुनिक फ्रांस बन के दिखाया, जैसे आज आधुनिक भारत चल रहा है। तो इसने क्या किया कि इसने आधुनिक फ्रांस बनाने में योगदान दिया, जो मजबूत सहन शक्ति वाला हो, एकीकृत प्रशासन वाला हो और आधुनिक कानूनी प्रणालियों के साथ था। जो इसका मतलब यही था कि हमारा फ्रांस जो है मजबूत शक्ति वाला हो और आधुनिक प्रशासन प्रणाली वाला हो और एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली वाला हो, ठीक है। तो ये तो इसका शासन संबंधी सुधार था। शासन संबंधी सुधार करना है तो सबसे पहले आपको केंद्र को मजबूत करना पड़ेगा, सीधा रखना है, और केंद्र मजबूत करना है तो वित्तीय संगठन भी चाहिए, न्यायिक संगठन भी चाहिए और नौकरशाही भी चाहिए। सारी चीजें इसमें उपलब्ध कराएं, ठीक है। आप केवल कहानी को सुनते जाइएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो आप ज़्यादा बेहतर है, और क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी आगे आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करते, नहीं तो जो लोग पीडीएफ इसकी चाहते हैं मैं आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी आप हमसे पीडीएफ इसके ले लीजिएगा मिनिमम सितंबर में हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे। आपसे जो भी शुल्क होगा, एक्स्ट्रा शुल्क नहीं होगा, आपसे जो भी जायज शुल्क होगा बस केवल उतना शुल्क आप हमारे पास भेज दीजिएगा और मैं आपको सारे पीडीएफ एक साथ बाई पोस्ट पहुंचा दूंगा। जो भी व्यक्ति दूर बच्चे हैं, हमसे नहीं देख पा रहे हैं, तो वो भी नहीं हमारे पास तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो बाई पोस्ट जो है उनके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्थिक सुधार होता है दूसरा नंबर। अब आर्थिक सुधार में क्या किया, इसने कहा कि ऐसे आर्थिक सुधार कैसे होगा, लोग जो है 100 रुपए कमाते थे, 70 रुपए की शराब पी लेते थे, जैसे आज चल रहा है 300 कमाते हैं और 100 रुपए जो है शराब में लगा देते हैं। बच्चे 200 रुपए फिर 100 रुपए जो है उनकी बीमारी में चले जाते हैं, दवा खाना नहीं खाते हैं, और 100 रुपए जो है घर के खर्च में चले जाते हैं, बच्चा कुछ नहीं। तो इसने क्या किया, इसने कहा नहीं, इन लोगों को इस चीज से बचाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, एक बैंक बना दिया आर्थिक सुधार के लिए। इसने एक राज्य बैंक की स्थापना की और यूरोप के लिए एक दृष्टिकोण, अलग एकीकृत दृष्टिकोण स्थापित किया, लेकिन उसमें जो है इसे सफलता नहीं मिली। हालांकि इसने तो बैंक की स्थापना की, लेकिन पूर्ण रूप से इसको सफलता नहीं मिल पाई। उसने फिर सोचा और कैसे सुधार किया जाए। तो उसके जो मादक पदार्थ जो जरूरी नहीं है, जो ज्यादा पैसे वाले लोग करते हैं, उसके बारे में नमक, इन पर इन्होंने कर लगा दिया। मादक पदार्थ और नमक पर इसने कर लगा दिया। मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया। मजदूरों का नहीं, आपको इतना ही पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, आपको कर करना होगा। तो ऐसी अवस्था में इसने मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया। चोर बाजारी मैंने आपको भी बता दिया, इसने क्या किया, चोर बाजारी खत्म कर दी। नहीं यहाँ से माल चुराया, वहाँ बेचा, यहाँ से पता चला कि यहाँ की सब्जी जो सब चुरा ली और जो महंगी सब्जी थी वो उस मंडी में जाके बेच दी, तो ये सब गलत है, ठीक है। इसने चोर बाजारी खत्म की, मुनाफाखोरी, सट्टेबाजी, सारी चीज़ें बंद करवा दी, क्योंकि ये हमारी जो सट्टेबाजी तो वैसे भी हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोर बना देती है। तो इसने सब चीज़ें बंद कर दी। प्रशासनिक सुधार, तो देखो प्रशासनिक सुधार यहाँ की बात करें या शासन संबंधी सुधार करें, लगभग में बात एक ही है। आपको केवल पढ़ना है और मात्र हेडियां याद करनी, बाद बाकी बना के आप खुद लिख लोगे। शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार में मैंने आपने बताया, तो इसमें अलग अलग विभाग बना दिए। इसमें प्रशासन को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के कई सुधार किए। उसमें सरकारी विभागों को फिर से संगठित क्या करना है, फिर सरकारी विभाग बनाए जाएंगे जहाँ पे केवल राजा का ही शासन होगा। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की और एकीकृत प्रणाली स्टार्ट कर दी। एकीकृत, केवल एक ही मापदंड होगा हमारे पूरे राज्य में। अगर मिठाई 42 रुपए में बिकेगी तो हर जगह 42 रुपए में बिकेगी, ऐसा नहीं कोई 55 में बेच दे। तो ये होता है एकीकृत। तो इन्होंने क्या किया कि एकीकृत प्रणाली स्टार्ट की और उसके बाद में केंद्रीकृत बैंक की स्थापना की और जो है फिर से सरकारी विभाग को स्थापित किया। तो ये प्रशासन सुधार हो गया, ठीक है। फिर शिक्षा में सुधार, इसने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक योग्य नागरिक, एक शिक्षित नागरिक ही देश को विकास की ओर ले जा सकता है। अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो उचित या अनुचित तरीके से पैसा कमाने लगेगा, घूसखोरी लेने लगेगा, वो चोरी करने लगेगा, रिश्वतखोरी लेने लगेगा। तो ये सब चीज़ें अनुचित, जो अशिक्षित लोग होते हैं उनसे स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए नहीं, हमें पहले समाज को अपने शिक्षित बनाना होगा। तो इससे क्या किया, जितने भी विश्वविद्यालय वगैरह नष्ट कर दिए गए थे उन सभी को पुनः जागृत किया। जितने भी स्कूल थे, विश्वविद्यालय थे, इसमें सभी को जो है कॉलेजों को फिर से जो था संगठित किया और उन्हें वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। राष्ट्रीय प्रणाली को स्थापित किया, यानी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली।
प्रणाली बना दी। कहा नहीं, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बना दी और सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय दोबारा मरम्मत करवा दिए। ठीक है, दूसरी बात थी धार्मिक सुधार। इसने कहा नहीं, हमारे देश में कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। किसी से धर्म के नाम पे, जैसे कि आप अभी क्या होता है, ये अटैक होता है, पहलगांव की घटना होती है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूछा, धर्म पूछा, बच्चे लोगों से कहा कि बताइए आप हिंदू या मुस्लिम। अगर आपने हिंदू कह दिया, ईसाई कह दिया, आपको गोली मार दी। कहा मुस्लिम है तो कोई बात नहीं। और फिर धर्म पूछा, अगर बच्चे ने झूठ बोल दिया व्यक्ति ने, तो कहा कलमा पढ़ के सुनाइए। नहीं सुना पाया तो उनकी पैंट उतरवाई। उनसे कहा कि नहीं, चेक करके देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है तो नहीं है, मुसलमान है कि नहीं। अगर मुसलमान नहीं तो उनको गोली मार दी। तो ये सब चीज़ें गलत है। इसने कहा हमारे देश में देशवासी पूर्ण रूप से धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, और इसने क्या किया, धर्म के प्रति सभी भेदभाव समाप्त कर देगा। नहीं, जो जिस धर्म का है हमारे लिए बेस्ट है। मैं एक राजा हूँ और मेरे लिए सारी संतान है, मैं किसी को भी उसके धर्म के विपरीत जो है नहीं खड़ा कर सकता हूँ। तो ये इसके प्रभाव थे। तो कौन कौन से प्रभाव थे पहले आप समझ गए। तो आप समझ ही गए कि कौन था, एक सैनिक था, ठीक है, राजनीतिक भी था, और फ्रांस का पहला सम्राट था, फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, इसने जो था क्रांति के दौरान अपनी सैन्य प्रतिभा से बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की और 1804 से 1815 तक शासन किया। इसका जन्म कब होता है, तो इसका जन्म गांधी जी से 100 वर्ष पहले अर्थात 1869 की बजाय 1769 को होता है। कहाँ का था ये, अजासियों में रहने वाला था, कोर्सिका के अजासियों में रहने वाला था। ठीक है, सुधार क्या थे, शासन संबंधी सुधार थे, आर्थिक सुधार थे, प्रशासनिक सुधार थे, शिक्षा सुधार था, धार्मिक सुधार था। ये इसके सुधार थे। यानी 5 पॉइंट आपको याद करने हैं। बस हमने आपसे कहा कि मैं आपको समझा दूं और आप ध्यान से सुन लीजिए। इस बात का दावा है कि आप वो हेडिंग अगर आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी आप 100% क्लियर करके आएंगे। तो इसको आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। ठीक है, अभी मैं देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हालांकि मैं सामने आ गया था, शायद आपने नहीं देख पाया होगा। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, वीडियो को रोक दिया करो यहीं पर, और रोकने के बाद में नोट कर लो, उसके बाद आगे देखा करो। मैंने इसीलिए बहुत स्लो मोशन में तो दिखाया हुआ है, आप आराम से इसको वीडियो को रोक रोक के यहीं से नोट कर सकते हैं। अब इसके सुधार के प्रभाव क्या रहे, जैसे हमारे यहाँ अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छा कार्य करते हैं तो क्या होता है, अमेरिका वाले भी देखते हुए कहते नहीं, हम भी अपने देश में यही कार्य करेंगे। हमारे यहाँ की कई रणनीतियां जो है विदेशी लोग अपना रहे हैं, अन्य देश अपना रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो आप, जैसे आप गाँव की बात करो, आप एक विद्यालय की बात करो, अगर आपके विद्यालय में योग्य टीचर हैं तो दूसरा व्यक्ति भी चाहेगा कि हमारे विद्यालय में भी ऐसे टीचर हो ताकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाएं। तो यही यहाँ पे होता है। जब वहाँ की जनता बहुत खुश थी, इसके शासनकाल की जब जनता खुश थी, तो यूरोप के अन्य लोग जो थे उन्होंने कहा नहीं, हमें भी ऐसा ही राजा चाहिए। या उस राज्य में जो था, उसके राज्य में जो कर इतना कम पड़ रहा है, तुम इतना क्यों ले रहे हो। उन्होंने सभी ने कहा नहीं, हमें भी ऐसा शासन चाहिए, हमें भी ऐसा राजा चाहिए। तो क्या प्रभाव पड़े इसके देखिएगा कि जितने भी राष्ट्र थे, अन्य जो राज्य थे, उसके यूरोप के अन्य हिस्से जो थे, उनमें भी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समानता पर बल दिया जाने लगा। कहा नहीं, जब उसके यहाँ सामाजिकता है, आर्थिक समानता है, राजनीतिक समानता है, तो हमारे यहाँ भी होगी। सभी ने जो था इसमें बल दिया। दूसरी बात क्या होती है, अन्य हिस्सों में भी लोगों ने कहा नहीं, हमें भी मानवीय अधिकार चाहिए। सभी ने जब यहाँ देखा कि इसके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी एक समभाव है। तो अन्य देशों ने, अन्य राज्य जो हिस्से थे यूरोप वाले, तो उन्होंने अपने राजाओं से कहा नहीं, हमें भी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। हम चाहे ईसाई है या हिंदू है, हम आपकी जनता है और आपको हमारे साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा। तीसरी बात, सभी हिस्सों में क्या हुआ, सामंती व्यवस्था का अंत होने लगा। पहले सामंत हुआ करते थे, सामंत का मतलब राजा, एक मैन राजा होता था, फिर 10 गांव पे एक सामंत होता था, तो वो 10 गांव का सारा खर्चा जो है स्वयं लेता था। चाहे जितना वो टैक्स लेता था 20% और राजा को देता था 10%। तो देखिए 10% जो उसने एक्स्ट्रा टैक्स लिया है वो किस पे पड़ा, राजा पे पड़ा, और वो जनता पे पड़ा। क्यों नहीं डायरेक्ट राजा जनता से 10% टैक्स ले ले। तो जनता ने जो था बहिष्कार कर दिया सामंतों का, नहीं, राजा से डायरेक्ट जाके कहा हम सामंतों को नहीं मानते, आप हमसे कह देंगे हम उतना टैक्स आपको डायरेक्ट पहुंचा देंगे। और इस तरीके से क्या होता है कि सामंती व्यवस्था का हर जगह अंत होने लग गया। यूरोप के अन्य हिस्सों में भी समान कर प्रणाली लागू की जाने लगी। जितने भी समान कर प्रणाली, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू पे 10% पड़ रहा है तो टैक्स मुस्लिम पे भी 10 ही पड़ेगा, ईसाई पे भी 10 ही पड़ेगा। तो ये समान कर प्रणाली व्यवस्था लागू की जाने लगी। तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा क्वेश्चन हमने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को लेकर के बनाया हुआ है। ये लघुत्तरीय क्वेश्चन आता तब भी आप इतना लिखेंगे, लघुत्तरीय और विस्तृत आता तब भी लिखेंगे, हालांकि विस्तृत के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया हुआ, कोशिश
तो शायद यही की हुई है कि आप बेहतर समझ गए होंगे। अगले हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। देखिएगा, इसके बाद हम इसको समझाते हैं आपको क्या होता है, कौन था ऑटो वान बिस्मार्क। तो देखिए कौन थे ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क, हालांकि आप लोग नेपोलियन की बात करें तो वो फ्रांस के लिए थे। नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और ऑटो वान बिस्मार्क जो थे, ये इन्होंने क्या किया ये हालांकि इनका जन्म जो था 1815 को हुआ था, और इनका जो जन्म था 1815 को हुआ था, और गांधी जी उसको क्या नाम उसका, जो नेपोलियन थे उनका जो है कितने को हुआ था, 1769 को हुआ था। ये जो है 1815 जब इनका शासन खत्म हुआ तब उनका जन्म हुआ, 1769 में इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज आपको ऐसे याद रखनी, कैसे याद रखनी है कि नेपोलियन का जब शासन समाप्त हुआ तो उस समय ऑटो वान बिस्मार्क जो थे उनका जन्म होता है 1815 को, ठीक है। तो इनका जन्म होता है, जन्म होने के कुछ समय बाद जब इन्हें धीरे धीरे पता लगता है, नेपोलियन जैसे गांधी जी की कहानी आज भी चल रही है, तो ऐसे इनके यहाँ भी, ये भी किसके थे, ये हमारे ये भी यूरोप के ही थे। यूरोप में बहुत सारे देश थे, फ्रांस वगैरह सब यूरोप के अंदर था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि इन्हें कुछ बातें बताई गई, इन्हें बातें बताई किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में। तो इनको अरे नेपोलियन बहुत बढ़िया आदमी था, नेपोलियन ने फ्रांस को सुधार दिया। तो इन्होंने कहा नहीं, हम भी अपने जर्मनी को सुधारेंगे। ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर नेपोलियन ने फ्रांस को सुधार दिया तो हम अपनी जर्मनी को सुधारेंगे, और जिस तरीके से फ्रांस कार्य कर रहा है हम वैसे ही अपनी जर्मनी को भी एकीकृत करेंगे। अच्छा, उस समय क्या था कि जर्मनी में भी छोटी छोटी रियासतें थी, कहीं एक वो रियासत एक वो रियासत, तो बहुत सारी रियासतें थी। इन्होंने क्या किया, लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह रक्त की नीति में उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनको पहले उन्होंने आपस में लड़ा, आपस में लड़ाने के बाद खुद उन पर आक्रमण किया। पहले वो छोटी छोटी रियासतों पर आक्रमण किया, अपनी एक मंडली बना के, और उनको आपस में मिलाया। बहुत सारी जब रियासतें इकट्ठी हो गई तो इनका एक संयुक्त राज्य बनने लग गया। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फ्रांस से युद्ध किया, और इन्होंने जो उसके पड़ोसी जो भी देश थे उन सभी से इन्होंने युद्ध किया, जिन्होंने ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क था, फ्रांस था, इन सभी से इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। जब इनके जर्मनी जो थी एकीकृत करने के लिए, जितना भी कुछ हिस्सा फ्रांस ने जो था पावरफुल बन चुका था, नेपोलियन ने बनाया हुआ था, तो फ्रांस ने कई सारे सीमाएं इनकी सील कर दी थी, अपने कब्जे में ले ली थी। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस की उन सीमाओं पर आक्रमण करके अपनी सीमाओं को वापस लिया। डेनमार्क ने जितने भी इनकी सीमाएं कवर की थी उनको वापस लिया। ऑस्ट्रिया ने जितने भी इनका हिस्सा दबाया हुआ था, सारे जर्मनी की सीमाओं को वापस लेने के बाद इन्होंने क्या किया, जर्मनी को एक एकीकृत राज्य के रूप में घोषित कर दिया, देश के रूप में घोषित कर दिया। तो ये था किसका काम, ये था हमारे ऑटो वान बिस्मार्क जी का काम। तो ये क्या थे, ऑटो वान बिस्मार्क, इसको डायरेक्ट टाइप, ये अगर भूल जाइएगा कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट ऑटो वान बिस्मार्क जो थे ये जर्मन के नेता थे। कैसे थे, एक जर्मन नेता थे, जर्मनी के नेता थे, ठीक है। इन्होंने 1871 से 1890 तक शासन किया। पहले चांसलर, उस समय जर्मनी में चांसलर कहे जाते थे, शासक नहीं बोले जाते थे, क्या नाम बोला जाता था, चांसलर। और चांसलर पहले चांसलर बने थे, क्योंकि इससे पहले छोटी छोटी रियासतें होती थी, उनके राजा होते थे, जिन्होंने वो सब सिस्टम खत्म कर दिया और ये पहले चांसलर बने थे, ठीक है। 1871 से 1890 तक के बीच में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो जब नेपोलियन बोनापार्ट का 1815 में 4 से 1815 तक शासन रहा है, तो 1815 में जब इनका शासन समाप्त हुआ तो उस वक्त इनका जन्म हुआ था। 1815 में इनका शासन जन्म हुआ था, कहाँ, पर्सिया के कुलीन परिवार में हुआ था। और 30 जुलाई 1898 में इनकी मौत हो जाती है। इन्होंने 1871 से 1890 तक शासन किया है, और 8 साल बाद, 90 के 8 साल बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती, कहाँ, फ्रेडरिक शो में हो जाती है। फ्रेडरिक शो, अगर स्थान याद रहे, ठीक है, नहीं तो सन तब भी याद कर लेना, ठीक है। 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती। तो अब बताइए, ऑटो वान बिस्मार्क कौन थे, एक जर्मन नेता थे, राजनेता थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल जर्मनी के एकीकरण के लिए सारा कार्य किया। इन्होंने जो था इन्होंने 1871 से 1890 तक जर्मनी पर शासन किया, और 1898 30 जनवरी 1898 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका जन्म क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1815, 1 अप्रैल फूल दिवस। मूर्ख दिवस क्या होता है, 1 अप्रैल, आप कैसे याद रखिएगा, मूर्ख दिवस पे इनका जन्म हुआ, लेकिन ये मूर्ख नहीं थे, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो 1 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था 1815 ईस्वी को।
क्या किया इन्होंने, क्या क्या भूमिका निभाई होगी, अब आप समझ लीजिएगा। इन्होंने क्या की भूमिका निभाई, इन्होंने कूटनीतिक युद्ध किया। कूटनीतिक युद्ध कौन सा किया कि जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको जो है एक दूसरे के प्रति भड़काया, और जब वो लड़ी तो एक रियासत को अपने अपने कब्जे में लिया, उससे दोस्ती करके दूसरी रियासत पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया। जीतने के बाद जो रियासत बची थी उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया, तो ये कूटनीति कहलाती है। इन्होंने कूटनीति और युद्ध, लगातार युद्ध किया, छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलाया और एक बड़ा राज्य बनाया। तो इन्होंने क्या किया, बिस्मार्क ने कूटनीति का उपयोग करके जर्मनी के एकीकरण के लिए आवश्यक माहौल बनाया। पहले भाई आपको अगर देश में मजबूत होना है, अगर आपको जो है जिला स्तर पर इलेक्शन लड़ना है, तो स्टार्टिंग आपको बीडीसी या जिला ग्राम पंचायत से करनी होगी। पहले आप प्रधान बनेंगे, प्रधान के बाद आप जिला पंचायत, जो भी ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख, धीरे धीरे आप विधायक और जिला पंचायत लेवल तक पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट आप नहीं पहुंचने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम विधायक बन गए, नहीं, मुश्किल पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो इन्होंने यही किया, इन्होंने पहले कूटनीति का उपयोग करके जर्मनी का एकीकरण करने का पहले माहौल बनाया। फिर उन्होंने क्या किया, जब माहौल तैयार हो गया, जर्मनी आपस में मिल गया, तब उन्होंने अपने सरकार, अपने जो है सत्ता को लेकर के ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इन्होंने जो इनकी भूमि जो कब्जा कर रखी थी, जो भी एरिया इनका कब्जा कर रखा था, उस एरिया पर इन्होंने आक्रमण किया, और युद्ध छेड़ने के बाद क्या किया, जर्मनी के एकीकरण के लिए एक मजबूत आधार बना दिया। ये इनका कार्य था। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए सर, चित्र आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं कि हमने बताया था कि सबसे पहले, अब आप ये यूरोप महाद्वीप है, पूरा यूरोप का महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप में कई सारे देश होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे फ्रांस था, ये कौन था, ये फ्रांस था। फ्रांस का कौन था, नेपोलियन था। फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था, बोनापार्ट था। चित्र आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, ठीक है। फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था, और इसका जन्म कब हुआ था, तो 1869, गांधी जी का हुआ था 100 साल पहले, 1769 में इसका जन्म हुआ था। और इसने शासन कब तक किया, 1804 से 1815 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये था नेपोलियन बोनापार्ट। इसको गांधी जी, उसे इस समय का इसको गांधी जी बोला जा सकता है, जैसे गांधी जी ने किया वैसे इसने किया। अच्छा, फिर उसके बाद में जब 1815 तक ये शासन, बड़ा सुंदर शासन चला, बेल्जियम वगैरह ये सब देखो, सारे देश आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको पूरी डिटेल इसकी समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेहतर चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो जो फ्रांस है, अब देखो फ्रांस के पास में जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड आप जानते हैं पृथ्वी का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड छोटा सा, आप बताइए स्विट्जरलैंड आप कहाँ से जाते हैं, आप डायरेक्ट इंडिया से स्विट्जरलैंड यहाँ तक लोग जाते हैं। यहाँ इसमें विश्व बैंक किसे कहा जा सकता है, यहाँ पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा है, अपने इंडिया का भी बहुत सारा काला धन यहाँ इकट्ठा है। तो ये स्विट्जरलैंड लोग घूमने के लिए आते हैं। छोटा सा फ्रांस जर्मनी के बीच का राज्य है, छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि 1815 में किसका जन्म हो जाता है, जर्मनी के वाइस चांसलर, क्या नाम था उनका, उनका काल करके नाम था। क्या नाम था, देखिए क्या नाम होता है इसको, देखो 1815 ईस्वी में जो हमारे ऑटो वान बिस्मार्क जी थे, ऑटो वान बिस्मार्क जी जो थे, इनका जन्म होता है 1815 में। और जब इनका जन्म होता है तो ये देखते हैं, अरे ये देखते इन्हें कहानी सुनाई जाती है कि उस समय जो है बोनापार्ट जो थे बहुत बढ़िया आदमी थे। अभी तुम्हारे जन्म से कुछ समय के पहले की बात है, बोनापार्ट जो है बहुत अच्छे भाग आदमी थे, और ये गांधी जी जैसा काम करते थे। हालांकि उस वक्त गांधी जी तो नाम नहीं लिया गया होगा कि गांधी जी थे ही नहीं, 1869 से 100 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ है। तो इन्होंने कहा बोनापार्ट बहुत अच्छे आदमी थे, और उन्होंने पूरे फ्रांस को सुधार दिया। फ्रांस में अभी एक ही शासन है, बहुत सुंदर विश्व बैंक, उन्होंने बैंक स्टार्ट कर रखा है, और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। तो इन्होंने नहीं, हम भी, इन्हें पढ़ाई हुई राजनेता ये भी रहे, और इन्होंने कहा अब हम भी पढ़ाई करेंगे, और हम जो है अपने जर्मनी को एकीकृत करेंगे। हम पहले अपने जर्मनी को इन सभी से मुक्ति दिलाएंगे, और मुक्ति दिलाने के बाद जर्मनी की रियासतें खत्म करेंगे, एक शासन बनाएंगे जर्मनी का। और इन्होंने इस जर्मनी के लिए क्या किया, इन्होंने घर पर पहले गृह युद्ध इन्होंने शुरू कर दिया। जो भी छोटी छोटी रियासतें थी उनको जो है सबको समाप्त किया, रियासतों को। रियासत समाप्त करने के बाद इन्होंने वहां पर एक एकीकृत केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू कर दी, और जब ये उसके मालिक बन गए, इन्होंने क्या किया, अब इनको जो इन्होंने शासन, इनका जो 1815 इनका शासन खत्म होता है, तो 1815 इनका जन्म होता है। किसका, कौन होते हैं, क्या नाम उनका था, बान करके थे, सॉरी, ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वान बिस्मार्क जो है इनका जन्म होता है। तो इन्होंने 1871 से 1890 तक इन्होंने शासन किया।
पहले छोटी छोटी रियासतें मिलाई, जब पूरा जर्मनी मिल गया तो उनको अरे अभी हमारा कुछ हिस्सा जो है फ्रांस ने कब्जा कर रखा है, कुछ हिस्सा हमारा ऑस्ट्रिया ने, ये है ऑस्ट्रिया, शायद दिख नहीं रहा होगा, कोई माने मैंने बता दिया है, ये ऑस्ट्रिया था और यहाँ था डेनमार्क। तो इन्होंने डेनमार्क ने कुछ एरिया इनका कब्जा कर लिया, कुछ ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया, कुछ फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इन्होंने कहा नहीं हम अपना राज्य नहीं देंगे और अब हम भी ताकतवर हैं। इन्होंने क्या किया, फ्रांस के प्रति युद्ध कर दिया, डेनमार्क के प्रति युद्ध कर दिया, ऑस्ट्रिया, एक एक करके इन्होंने अपनी सारी सीमाएं जो है मुक्ति दिला ली, सब स्वतंत्र कर ली। इससे पहले कब्जे में क्यों आ गई थी, क्योंकि यहाँ एकीकृत शासन था और यहाँ रियासतें थी, रियासत छोटे छोटे राजा थे, लोग हरा देते थे, दूसरे लोग देख के हंसते थे, छोड़ देते थे। तो यही होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया। अब आप ध्यान रखिएगा, फ्रांस का एकीकरण नेपोलियन ने किया, जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो कौन थे, ऑटो von बिस्मार्क थे। इन्होंने कहाँ कहाँ, डेनमार्क पे युद्ध किया, ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, फ्रांस से युद्ध किया, तब इन्होंने अब उसको एकीकृत कर पाया। यहीं पे देखो हंगरी भी दिया गया है, टोटल सब यहीं पे, पोलैंड इधर ही है, सही है, ध्यान रखिएगा इसको। और फ्रांस और जर्मनी के पास में ही स्विट्जरलैंड होता है, इटली इधर, ये इटली का एरिया है, ये सारा इटली का एरिया है, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो अब इनके क्वेश्चन की बात करते हैं, अब आप समझ गए होंगे चित्र के माध्यम से। अब हम इनके क्वेश्चन पे आते हैं, क्या इन्होंने क्वेश्चन में कहा है। तो इन्होंने क्या किया, अब आप समझ गए इनके बारे में, ठीक है। ऑटो von बिस्मार्क जो थे जर्मन राजनेता थे, 1871-1890 तक इन्होंने शासन किया। ये जर्मनी के पहले चांसलर के रूप में नियुक्त हुए। इससे पहले रियासतें थी, इन्होंने एक चांसलर के रूप में कार्य किया, जो उसमें चांसलर शासक को बोला जाता था। और इनका जन्म 1 अप्रैल 1800 तो फूल दिवस पे हुआ था, लेकिन ये मूर्ख नहीं थे, ठीक है। 1815 को हुआ था, पर्सिया के कुलीन परिवार में हुआ था। 30 जुलाई 1998 अब वो 1898 में इनकी मृत्यु, 1890 तक शासन किया था, 8 साल बाद मर गए थे। फ्रेडरिक्सरूह में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कूटनीति युद्ध किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बिस्मार्क ने कूटनीति युद्ध करके जर्मनी को पहले जो है अन्य देशों पर लड़ने के लिए एक माहौल बना लिया जर्मनी में। फिर इन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस पर खिलाफ युद्ध किया। प्रसिया को जर्मनी के एकीकरण के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। और वहाँ इनका जो है, इनकी राजधानी जो जर्मनी में क्या थी, प्रसिया थी। प्रसिया को जिन्होंने मजबूत आधार बनाया, उसको राजधानी बनाया कि यहीं से हम सारा कार्य संचालन करेंगे। रक्त और लौह की नीति, फिर उन्होंने क्या किया, विश्व अब भाई एकीकरण करना है तो आपको रक्त तो बहाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने रक्त और लौह की नीति का उपयोग किया, जो एक शक्तिशाली और आक्रामक दृष्टिकोण था। डायरेक्ट रक्त और लौह, रक्त यानी सीधे तलवार लेकर के लड़ जाते थे, होगा वो देखा जाएगा, मारे जाएंगे सैनिक, मारने दो, लेकिन हम जीत के रहेंगे। इनका ये सिस्टम था, रक्त और लौह की नीति अपनाई, जो क्या होती है, एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी सैन्य शक्ति का उपयोग करके छोटे जर्मन राज्यों को एक साथ लाने का प्रयास किया। पहले इन्होंने जर्मनी में युद्ध किया, सबसे पहले गृह युद्ध। पहले आपके घर में अगर आपको लोग वोट नहीं देंगे तो आप जीतेंगे कैसे, ना आप दूसरे से वोट ले पाएंगे। तो इन्होंने पहले जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिलाया और उसके बाद जो था इन्होंने फ्रांस पर युद्ध किया, फ्रांस, पोलैंड और किस पे, जो प्रसिया, अन्य ऑस्ट्रिया, इस पे युद्ध किया इन्होंने, ठीक है। फिर राजनीतिक कौशल था, राजनीतिक कैसे, राजनीतिक कुशल नेता थे ही, राजनेता थे। इन्होंने जर्मनी एकीकरण के लिए क्या किया, आवश्यक राजनीतिक परिस्थितियां बनाई और कुशलतापूर्वक, यानी आवश्यक परिस्थितियां बनाने के लिए इन्होंने बहुत सुंदर सारे, बहुत ही कुशलतापूर्वक जो इन्होंने चाल चली, राजनीति बनाई। और उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों और गुटों के बीच समझौता, जो राजनीतिक दल थे, जो गुट थे, उनसे कहा नहीं है आप लोग मत लड़िएगा, अगर आप लोग आपस में लड़िएगा तो नेपोलियन जी ने जो है उधर बहुत सुंदर फ्रांस बना रखा है, हम उस फ्रांस की तरह अपनी जर्मनी की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने उन सभी की दोस्ती करवाई, समझौता करवाया कि नहीं कुछ कुछ परसेंटेज सब लोग लीजिएगा, लेकिन सब शांत रहिएगा। इन्होंने पहले अपने दल जो है सुरक्षित किए और सभी को एक साथ किया, तब जर्मनी के एकीकरण को आगे बढ़ाया। प्रसिया की शक्ति का उपयोग, फिर इनके जो राजधानी यहाँ पे जो प्रसिया थी, प्रसिया को इन्होंने क्या किया, प्रसिया की शक्ति और संसाधनों का उपयोग करके जर्मनी के एकीकरण को आगे बढ़ाया। इन्होंने प्रसिया की शक्ति को अपने ऊपर लिया, सबसे पहले प्रसिया। तो देखिए जरा क्या होता है, हमने अभी आपसे प्रसिया की बात की थी, देखो आपको बताएं, सुनना कि ये क्या हो गया, ये एरिया डेनमार्क का था और डेनमार्क के बाद इन्होंने किससे युद्ध किया था, इन्होंने जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध किया हुआ था। तो डेनमार्क के बाद कहीं पर ऑस्ट्रिया भी आपको दिखेगा, इस साइड में ऑस्ट्रिया था इनका, ये एरिया ऑस्ट्रिया का था और ऑस्ट्रिया के बाद में इधर फ्रांस था इनका, और ये पूरा भाग किसका, जर्मनी का था। जर्मनी के बीचों बीच में था प्रसिया। प्रसिया जो है इसको इन्होंने राजधानी बनाया और पूरी प्रसिया की ताकत लगा दी जो है अपने देश को जो है आज़ाद कराने के लिए, पूरी जर्मनी को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने प्रसिया से इन्होंने ताकत, ये प्रसिया में बैठे, जैसे अब न्यू दिल्ली से बैठ के प्रधानमंत्री पूरा पाकिस्तान कब्जे में लिए हुए हैं, तो यही हालात इनके थे। इन्होंने प्रसिया से क्या किया, प्रसिया की शक्ति को मजबूत किया। भाई अगर केंद्र आपका मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक
मौत कुआं का जो खेल होता है उसमें केवल सेंटर पे ध्यान दिया जाता है, उसमें एक लठ बीच में लगा होता है और केवल ड्राइवर जब घूमता है तो केवल केंद्र पर उसकी नजर होती है, वो निश्चिंत होता है, उसे लगता है कि नहीं हम पृथ्वी पर चल रहे हैं और ये केंद्र है हमारा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने प्रसिया अपना केंद्र था उसको मजबूत किया, उसकी ताकत को मजबूत किया, और ताकत को मजबूत करने के बाद तब इन्होंने इधर डेनमार्क पे युद्ध किया, इधर इन्होंने ऑस्ट्रिया पे युद्ध किया और इधर इन्होंने फ्रांस के साथ युद्ध किया, सारी अपनी सीमाओं को जो है मुक्ति दिलाई, और सीमाओं को मुक्ति दिलाने के बाद इन्होंने अपनी जर्मनी का एकीकरण किया। तो ये थी प्रसिया। आप ध्यान रखिए कि प्रसिया क्या था, तो प्रसिया इसका केंद्र बिंदु था। ठीक है, इसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो क्या होता है, प्रसिया की शक्ति का उपयोग किया इन्होंने, बिस्मार्क ने प्रसिया की शक्ति और संसाधनों का उपयोग करके जर्मनी के एकीकरण को आगे बढ़ाया, केंद्र से स्टार्टिंग की और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया। प्रसिया की सेना और प्रशासन जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण, उन लोगों ने मदद भी काफी की, प्रसिया की प्रशासन ने और सेना दोनों ने ही कहा नहीं हम आपकी बात से सहमत हैं और आपको हम अपना जो है लीडर मानते, नेता मानते हैं और आप जो बताएंगे हम वही कार्य करेंगे। इस तरीके से इन्होंने प्रसिया से इन्होंने जो है अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया। अंतिम परिणाम क्या होते हैं इनके, परिणाम से क्या होता है, जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र बन जाता है। जब हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा, कहा नहीं जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा, जब इतनी ज्यादा प्रयास व्यक्त कर सकता है तो फिर तो मदद तो होगी। तो फिर क्या होता है कि जर्मनी जो है एक एकीकरण राष्ट्र बनता है, जर्मनी को एक मजबूत और शक्ति के रूप में स्थापित किया जाता है, भविष्य के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया जाता है। तो ये था जर्मनी। अब आप समझिएगा, एक बार फिर समझाते हैं आपको कि ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी से थे और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से थे। फ्रांस के गांधी जी नेपोलियन बोनापार्ट थे, इनका गांधी जी से 100 वर्ष पहले जन्म भी होता, 1869 गांधी जी का था, तो इनका 1769 में इन्होंने शासन कब किया था, 1804 से 1815 तक शासन किया था, और 1815 शासन के बाद उसी समय इनका जन्म किसका होता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का होता है जर्मनी में। और इन्होंने इनकी गाथाएं सुनी तो 1871 से 1890 तक इन्होंने शासन किया, लेकिन 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रयास तो पूरा कर रहे हैं आपको बेहतर सिखा सकें, और बिल्कुल निश्चिंत रहेगा आपको बेहतर हम सिखाएंगे। वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, रोक दिया करो, रोकने के बाद में लिख लो, लिखो जरूर, नोट्स जरूर तैयार करिए। हालांकि आप चाहेंगे तो मैं कुछ समय बाद आपके पास सारे पीडीएफ भी भेज दूंगा, सारे पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगे। हमारा अभी चैनल भी हम बना रहे हैं, चैनल के माध्यम से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप नोट जरूर कर लिया करो। अगला प्रश्न हमारा क्या आएगा, अगला प्रश्न आएगा हमारा मारियान और जर्मेनिया कौन थे। मारियान जर्मेनिया ये दोनों एक लेडी थी, एक महिला थी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, ठीक वैसे मारियान जो थी और जर्मेनिया दोनों एक लेडी होती हैं, और दोनों लेडी को जो है एक प्रतीक बनाया जाता है। जो वहाँ के कलाकार होते, कलाकारों ने प्रतीक बनाया था, इनका सिंबल बनाया हुआ था। उन्हें किस बात चित्रित किया गया, उनका क्या महत्व था, ये पूरा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। अभी तो वीडियो नहीं करने वाले हैं। मारियान जो थी कहाँ की थी, ये फ्रांस की रहने वाली थी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मारियान फ्रांस की रहने वाली थी, और जर्मेनिया जो थी जर्मन यानी कहाँ, जर्मनी की। देखो फ्रांस से टक्कर केवल जर्मनी ने लिया है। अभी आपको हमने चित्र के माध्यम से भी समझाया था, दिखाया भी था चित्र के माध्यम से कि फ्रांस और जर्मनी बिल्कुल पास पास में थे। ला 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 ला। देखो रूस, रसिया, हाँ ये मिला वीआईपी चित्र। हालांकि आपको टोटल नहीं मिलेगा, ये फ्रांस हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। ठीक है, इतना मिला। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा वाला चित्र आपको दिखा रहे जिससे पहले दिखाए थे आपको। ये रहा, देखो अभी आपको ये चित्र हम दिखाते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि जर्मनी और फ्रांस दो ऐसे देश थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहे हैं वहां पे, और जो है एक दूसरे से सबसे ज्यादा टक्कर में रहे। ये दो देश थे। यहां से देखिएगा जरा, 10 देश हैं, सबसे बड़े महाद्वीप हैं, शायद आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, चित्र में दिख रहे हैं ना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि दो देश ऐसे होते हैं, कौन से, एक जर्मनी होता है और एक फ्रांस होता है। ठीक है, तो मारियान और जो दोनों महिलाएं थी वो जर्मनी और फ्रांस की थी। ठीक है, कौन कौन सी दो महिलाएं थी आपको मैंने बताई भी थी, मारियान थी और कौन थी, देखिए ये लेडी के चित्रण थे। हालांकि ये लेडी नहीं थी, ये लेडी के चित्रण बनाए गए थे। ये थी
कौन थी? जर्मेनिया और मारियान थी। जर्मेनिया जर्मनी की हो गई, जर्मेनिया सबसे जर्मनी हो गया, और मारियान फ्रांस की रहने वाली थी। ठीक है, दो औरतों के प्रतीक थे, और ये जो बबूल धारण करती थी, जो जर्मनी का प्रतीक चिन्ह होता है। अभी आपको मैं टोटल इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार पहले देख लीजिएगा, फ्रांस था, ये जर्मनी था, और यहाँ पे पोलैंड हो गया, और ये ऑस्ट्रिया हो गया। इन्होंने जर्मनी ने किस किस से आक्रमण किया था? तो जर्मनी ने आक्रमण देखो किन से किया था, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी ने आक्रमण फ्रांस से किया था, ऑस्ट्रिया से किया था, और पोलैंड से किया था। इन लोगों ने इनकी सीमा को, ये क्या है? बेल्जियम है, और ये छोटा सा देश स्विट्जरलैंड है, स्वतंत्र देश है स्विट्जरलैंड, छोटा सा देश है। ठीक है, इसी स्विट्जरलैंड में जो था बहुत सारा काला धन इकट्ठा है। ठीक है, यहाँ लोग भ्रमण के लिए जाते हैं। स्पेन था, इधर रोमानिया था, ये टोटल यूक्रेन हो गया। ठीक है, यूक्रेनिया वगैरह ये सब इसी के थे। यहीं पर यूक्रेन, इधर रूस हो गया, रूस का यूक्रेन का युद्ध चलता रहता है, रूस यूक्रेन का युद्ध चलता है। मैं आपको इसके बारे में कभी बताऊंगा जल्दी। ठीक है, आज हम जिस पे बात करें उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मारियान थी, और यहाँ पे जर्मेनिया थी। तो क्या होता है देखना, मारियान और जर्मेनिया क्या थी। तो मारियान के बारे में पहले आपको बताते हैं। मारियान फ्रांसीसी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक रूपक थी, एक महिला प्रतीक था, और फ्रांस की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। ठीक है, वह स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय मूल्यों का एक प्रतीक था कि हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा देश सर्वधर्म समभाव है, और राष्ट्रीय मूल्य यहाँ पे हर व्यक्ति की इज्जत होती है, इसका प्रतिनिधित्व करती थी। उसकी छवि का उपयोग फ्रांसीसी लोगों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय पहचान की भावना बढ़ावा देने के लिए किया था। जैसे भारत माता की जय, अभी आप देखते हैं भारत माता, भारत माता कैसी एक चित्र बनाया, एक लेडी का, महिला का एक चित्र आपको देखो दिखाते हैं, भारत माता ऐसे फ्रांस में था। कभी आप चित्र देखना, तो वहां पे एक लेडी का चित्र है, झंडा हाथ में लिए हुए है। तो ठीक वैसे ही देखो क्या था, भारत माता, देखिए ये देखो बनी हुई है भारत माता का मैप। जब आप बात करें, देखो ये एक लेडी है। ठीक ऐसे, ये कौन है? ये भारत माता, इसलिए भारत माता इसको कहा गया है। भारत माता क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेडी का चित्र होता है, ये भारत माता हो गई। और फ्रांस की भी मारियान जो थी, वो फ्रांस की माता थी। तो मारियान जो थी, मारियान फ्रांस, हो सकता है निकला है फ्रांस सिंबल। देखो ये थी मारियान। ये कौन थी? ये मारियान थी, एक लेडी थी। इसको इस टाइप से चित्रित किया गया था, एक महिला। अब इसको क्यों दर्शाया गया था? तो मारियान को फ्रांस की विजय का प्रतीक माना गया था, ये मारियान थी। ठीक है, इनको फ्रांस की विजय का प्रतीक माना गया था, फ्रांस की अखंडता का प्रतीक माना गया था। कि इसका मतलब ये था कि हमारे फ्रांस ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने अगर विजय इसको दिलाई है, तो वो केवल केवल और केवल बलिदान पर, यहाँ पे महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, सभी का बलिदान हुआ, उसके बाद उन्होंने विजय दिलाई है। तो ये थी मारियान। ठीक है, और इसी तरीके से जर्मेनिया जो थी, जर्मेनिया, देखो आपको जर्मेनिया भी दिखाते हैं, फिर आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। जर्मेनिया, ये जर्मनी का सिंबल थी। देखो ये थी जर्मेनिया, देखिए एक बार चित्र आपको इमेज से दिखाते हैं। देखो ये रही, ये जर्मनी का सिंबल थी, जर्मेनिया, ये रही जर्मेनिया। ठीक है, तो जर्मेनिया जो थी, ये भी एक महिला का चित्रण था, एक लेडी का चित्रण था, और इन्होंने अपने ऊपर बबूल लगा रखा था। ये बबूल जो था, अब दिख रहा होगा आपको चित्र, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने ऊपर जो था, अपने सर के ऊपर, इनके ऊपर एक बबूल था। बबूल किसका प्रतीक था? बबूल वहां पे उसका प्रतीक, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रीय मैंगो पेड़ क्या होता है? आम होता है, वो सॉरी बरगद होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बबूल था। तो इन्होंने जर्मनी में जो था, वहाँ पे बबूल उसका राष्ट्रीय पेड़ था, जो बबूल रखा था, ये यहाँ से खड़क पकड़ रखा था कि बिना तलवार के विजय नहीं मिलती है। तो ये जो थी, ये कौन थी? जर्मेनिया थे, जर्मेनिया। और आपको मैंने दोनों बता दिया, जर्मेनिया और मारियान। मारियान कहाँ की थी? मारियान फ्रांस की थी, और जर्मेनिया कहाँ थी? जर्मनी की थी। ठीक है, दोनों ही किसका प्रतीक थे? अखंडता का प्रतीक थे, और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थे।
तो देखिए मारियान क्या थी, मारियान फ्रांसीसी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक रूपक थी और ये स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी छवि फ्रांसीसी लोगों के लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए होती थी। ठीक है, मारियान की प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और इंसाफ का प्रतीक माना जाता था। स्वतंत्रता, जब अपने यहाँ कानून अन्याय वाला एक चित्र लगा रखते हैं, तो स्वतंत्रता, एकता और इंसाफ का इन्हें प्रतीक माना जाता था और इसीलिए मारियान की प्रतिमा फ्रांस के सार्वजनिक चौक, जितने भी सार्वजनिक चौक होते हैं, अपने यहाँ देखो रानी लक्ष्मीबाई है, राणा प्रताप है, इनकी सबकी मूर्तियां लगी हुई हैं चौकों पे, अटल चौक बने हुए हैं। तो यही सब ऐसे ही इनकी चौक, जगह जगह पे हर चौक पे जो है मारियान की मूर्ति लगी होती थी, ताकि जनता को एकता और राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। और मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई, सिक्कों पर और डाक टिकट पर भी मारियान की छवि अंकित की गई थी। ठीक है, प्रश्न ये भी हो सकता है मारियान कहाँ की प्रतीक थी, तो वो कहाँ की थी, फ्रांस की थी। ठीक है, जर्मेनिया भी सेम लेवल में थी। जर्मेनिया जर्मनी में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में, जर्मनी में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूपक माना गया था। उनके क्या हुआ था कि बलूत वृक्ष, इसको क्या बोला करते हैं, बबूल भी बोलते हैं, बलूत का वृक्ष होता था। इनके सर पर जो था बलूत के पत्तों का मुकुट से इनको सजाया गया था और जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता था। उस बलूत के वृक्ष को वीरता का प्रतीक मानते थे। वह काले, लाल, सुनहरे रंगों का एक वस्त्र पहनते थे, काले, लाल और सुनहरे सारे रंग होते थे, इनका एक वस्त्र पहनती थी। अपने दाहिने हाथ में एक जायसूसे यानी सार लेमेन की निजी तलवार रखती थी और अपने दाहिने हाथ में एक तलवार रखती थी। ऐसे बोल रहे ना, तब भी सही है। ठीक है, तो ये थी जर्मेनिया। ये कौन है, ये है जर्मेनिया। और ये कौन है, ये है मारियान। मारियान दोनों को मैंने चित्र बना रखा है, आपको जो है पीडीएफ देंगे तो उसमें आपको चित्र भी मिलेगा। तो यही मारियान और जर्मेनिया थे। आप शायद इसके बाद आप इनको नहीं भूलने वाले, हमने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैरीबाल्डी कौन थे, गैरीबाल्डी वह क्यों प्रसिद्ध थे। तो गैरीबाल्डी जी ने क्या क्या काम किए थे, वो क्यों प्रसिद्ध थे, अब हम इनके बारे में देखेंगे। इससे पहले आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मारियान और जर्मेनिया का। बाई चांस आपको लिखना पड़े तो लिखेंगे आप कैसे, तो इसीलिए मैं जो है इसको फिर से प्रश्न आप नोट करिएगा, मारियान जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उनके चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। फिर उसके बाद आप मारियान के बारे में ऐसे नोट करना है आपको, मारियान के बारे में। ठीक है, इनके चिन्ह जो थे मारियान के क्या थे, इनके चिन्ह स्वतंत्रता, गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थी। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी इनके चिन्ह थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ठीक है, ये मारियान थी। उसके बाद ये जर्मेनिया थी, ये दोनों के चित्र हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इनके चित्र हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गैरीबाल्डी कौन थे। गैरीबाल्डी के बारे में हम देखेंगे। आज के लिए जो है इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आपको सारे कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक चैप्टर 1 हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आने वाले, मैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाला हूँ। लगातार जो है आप लोग देखते रहिएगा और कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट किया करो, कम से कम हमें कुछ तो समझ में लगे कि हाँ आपने जो है, आपको अच्छा लगा पढ़ने में, जो भी अच्छा लगे आप क्या करो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और आज के लिए जो है जय हिंद।